Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के सौजन्य से इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके ज़रूर समर्थन करें ताकि हम आपके लिए ये श्रृंखला जारी रख सकें। तो आज हमारे पास एक यूपीएससी अभ्यर्थी के भेजे हुए स्रोत हैं। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की किताब इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 का 5वां अध्याय द पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। और यह अध्याय ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। कहानी इस बात की है कि कैसे सिर्फ 100-150 सालों के अंदर ही पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में चित्रकला का अंदाज पूरी तरह से बदल गया। एक बेहद जोशीली भड़कीले रंगों वाली शैली ने अपनी जगह एक बहुत ही कोमल, काव्यात्मक और रोमांटिक शैली को दे दी। तो आखिर पहाड़ों में ऐसा क्या बदला राजनीति में, समाज में या कलाकारों की सोच में कि इतना बड़ा बदलाव आया? चलिए इस कलात्मक यात्रा को परत दर परत खोलते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये सिर्फ शैलियों का बदलना नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक नब्ज को पकड़ने जैसा है। हम एक ऐसी यात्रा देखेंगे जो बसोहली की अपरिष्कृत और दमदार ऊर्जा से शुरू होती है और कांगड़ा की नाजुक खूबसूरती पर जाकर अपने शिखर पर पहुंचती है। और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इस विकास के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। यहीं से विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इसका जन्म हुआ, बसोहली से। जब हम कहते हैं कि बसोहली शैली बेबाक और भड़कीली थी, तो इसका असल में मतलब क्या है? जब कोई उस दौर की पेंटिंग को देखे तो उसे क्या नजर आएगा? देखिए, बसोहली की पेंटिंग को आप हजारों में पहचान सकती हैं। इसमें रंगों का इस्तेमाल बहुत गहरा और तीव्र होता है। चटक सिंदूरी लाल, सरसों जैसा गहरा पीला, कोई हल्के पेस्टल शेड्स नहीं, सब कुछ बहुत मजबूत है। कलाकारों की खींची हुई रेखाएं भी आप देखेंगी बहुत मोटी और स्पष्ट होती हैं। उनमें कोई झिझक नहीं दिखती। चेहरों को बनाने का भी एक खास तरीका था, जिसमें आंखें बड़ी और एक्सप्रेसिव होती थी और डिजाइन ज्यादातर ज्योमेट्रिक पैटर्न पर आधारित होते थे। ये तो रंगों और रेखाओं की बात हुई। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है, भृंग यानी बीटल के पंखों का इस्तेमाल। ये तो कमाल की बात है। कलाकार ऐसा क्यों करते थे और कैसे? हाँ, ये बसोहली की एक बहुत ही अनोखी तकनीक थी। उस समय चित्रों में शाही और कीमती चीजों जैसे कि पन्ने या एमरल्ड को दिखाना एक चलन था। अब असली पन्ने का इस्तेमाल तो बहुत महंगा होता, तो बसोहली के कलाकारों ने एक तोड़ निकाला। वे भृंग के हरे चमकीले पंखों को इकट्ठा करते, उन्हें सावधानी से चित्रों पर चिपकाते और फिर उस पर वार्निश की एक पतली परत चढ़ा देते थे। अच्छा। इससे चित्रों में एक असली पन्ने जैसी हरी और चमकदार आभा आ जाती थी। ये उनकी रचनात्मकता और उपलब्ध संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल का एक शानदार उदाहरण है। वाकई शानदार। तो इस दमदार शैली में कहानियां कौन सी कही जा रही थीं? किन विषयों पर चित्र बन रहे थे? यहाँ सबसे लोकप्रिय विषय था भानुदत्त का लिखा हुआ एक काव्य ग्रंथ रसमंजरी। ये नायक और नायिका के अलग-अलग भावों और स्थितियों का वर्णन करता है। 1694-95 के आसपास देवीदास नाम के एक कलाकार ने अपने संरक्षक राजा किरपाल पाल के लिए रसमंजरी पर एक पूरी श्रृंखला तैयार की थी, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा? इसके अलावा भागवत पुराण, जिसमें कृष्ण की कहानियां हैं, और रागमाला, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों का चित्रांकन है, ये भी बहुत लोकप्रिय विषय थे। साथ ही कलाकार स्थानीय राजाओं, उनकी रानियों, दरबारियों और कभी-कभी साधुओं के चित्र भी बनाते थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बसोहली की कलम यानी ये खास शैली सिर्फ बसोहली तक ही सीमित नहीं रही? बिल्कुल नहीं। कलम का मतलब ही है चित्रकारी की एक खास शैली या स्कूल। बसोहली की ये दमदार कलम धीरे धीरे चंबा, कुल्लू और मनकोट जैसे दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी फैल गई। हाँ, ये जरूर है कि हर जगह जाकर इसमें थोड़े बहुत स्थानीय बदलाव जरूर आए, लेकिन जो मूल पहचान थी वो बसोहली की ही रही। ये उस दौर की एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी की तरह थी, जिसका प्रभाव आसपास के सभी कला केंद्रों पर पड़ रहा था। बसोहली की कला में इतनी ऊर्जा है, इतनी बेबाकी है,
ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि इससे आगे कला और नरम कैसे हो सकती है। तो इस बड़े बदलाव की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? देखते हैं कि कला में एक नई कोमलता आने लगती है। अच्छा। रंग थोड़े ठंडे और शांत होने लगते हैं, रेखाएं पतली और ज्यादा लयबद्ध हो जाती हैं। अच्छा। इसी को हम पूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा चरण कहते हैं। और इस बदलाव का श्रेय मुख्य रूप से एक ही परिवार को जाता है, कलाकार पंडित सेओ और उनके दो बेनहद प्रतिभाशाली बेटे मानकू और नैनसुख। नैनसुख, हाँ, इनका नाम तो पहाड़ी चित्रकला में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनकी कला में ऐसी क्या खासियत थी जिसने उन्हें इतना महत्वपूर्ण बना दिया? उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल क्या था? नैनसुख की खासियत थी उनकी प्रकृतिवादी मतलब नेचुरलिस्टिक शैली। वो चीजों को जैसा देखती थीं वैसा ही चित्रित करने की कोशिश करती थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति और गहराई होती थी। उन्होंने जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के लिए बहुत काम किया और उनके कई चित्र बनाए। उनकी एक पेंटिंग तो खास तौर से मशहूर है जिसमें राजा बलवंत सिंह नैनसुख के साथ एक चित्र देखते हुए दिखाए गए हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कलाकार ने खुद को अपने संरक्षक के साथ पेंटिंग में चित्रित किया। ये उस समय के लिए कितनी कितनी बड़ी बात रही होगी। ये बहुत बड़ी और एक तरह से आधुनिक सोच थी। उस चित्र में कोई राजसी तामझाम नहीं है, बस एक शांत और निजी पल है जहां राजा और कलाकार जमीन पर बैठकर एक कलाकृति पर चर्चा कर रहे हैं। ये उनके बीच के गहरे और सम्मानजनक रिश्ते को दिखाता है। नैनसुख की कला भड़कीली नहीं थी, वो शांत थी, विचारशील थी और बहुत ही निजी थी। उन्होंने बसोहली की नाटकीयता को एक शांत यथार्थवाद से बदल दिया। तो नैनसुख यथार्थवाद और शांत लम्हों के चितेरे थे। उनके भाई मानकू की कलात्मक पहचान क्या उनसे अलग थी? हाँ, थोड़ी अलग थी। मानकू के काम में एक काव्यात्मक कोमलता ज्यादा दिखती है। उनका सबसे बेहतरीन काम गीत गोविंद पर आधारित श्रृंखला को माना जाता है। अच्छा। उनकी एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जिसमें कृष्ण राधा के इंतजार में एक जंगल में खड़े हैं। उस चित्र में प्रकृति, पेड़, पत्ते, बहती नदी, सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यह चित्र दिखाता है कि कला अब कैसे नाटकीयता से हटकर प्रकृति, प्रेम और कोमल भावनाओं की ओर बढ़ रही थी। तो जहां नैनसुख ने यथार्थवाद पर जोर दिया, वहीं मानकू ने काव्यात्मकता और प्रकृति के सौंदर्य पर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर गुलेर शैली की नींव रखी। तो हमारे पास बसोहली की एक मजबूत नींव है और फिर गुलेर के कलाकारों, खासकर पंडित स्यू के परिवार ने उस पर कोमलता और प्रकृतिवाद की एक नई परत चढ़ाई। तो वो कौन सा तीसरा और आखिरी तत्व था जिसने इन सबको मिलाकर कांगड़ा शैली को उसके शिखर पर पहुंचा दिया? वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो दिल्ली से आया। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कलाकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था। अच्छा। तो मुगल चित्रकला में प्रशिक्षित कई बेहतरीन कलाकार काम की तलाश में पहाड़ों की ओर आने लगे। अच्छा, तो वो माइग्रेट कर गए? जी। जब ये कलाकार गुलेर, कांगड़ा जैसे राज्यों में पहुंचे तो अपने साथ मुगल तकनीक की बारीकियां और परिष्कार लेकर आए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। जब हम कहते हैं कि मुगल तकनीक, तो इसका असल मतलब क्या है? वे अपने साथ क्या खास लेकर आए? क्या वो नए रंग थे, पर्सपेक्टिव दिखाने का कोई नया तरीका था, या फिर इंसानी चेहरों को बनाने का कोई अलग अंदाज? सब कुछ। मुगल कलाकार पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य दिखाने में माहिर थे, जिससे चित्रों में गहराई आती थी। वे रंगों को बहुत ही सूक्ष्मता से मिलाते थे, जिससे बहुत ही नर्म और सुहावने शेड्स बनते थे। चेहरे और कपड़ों की बारीकियों पर उनका ध्यान कमाल का था। जब ये मुगल परिष्कार गुलेर की उभरती हुई काव्यात्मक शैली से मिला तो एक संगम हुआ, और इसी संगम से उस शैली का जन्म हुआ जिसे हम कांगड़ा शैली के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ी कला का शिखर था। और हर महान कला को एक महान संरक्षक की जरूरत होती है। कांगड़ा शैली के पीछे कौन सी शक्ति थी? वो थे कांगड़ा के राजा संसार चंद, जिनका शासनकाल 1775 से 1823 तक रहा। संसार चंद कला के बहुत बड़े प्रेमी और पारखी थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनके संरक्षण में कांगड़ा कलाकारों का केंद्र बन गया। उन्हीं के प्रभाव में कांगड़ा शैली के मुख्य विषय कृष्ण लीला से जुड़ गए। भागवत पुराण, जयदेव का गीत गोविंद, बिहारी की सतसई, रागमाला, इन सभी ग्रंथों पर आधारित अनगिनत खूबसूरत चित्र बनाए गए। जब मैं कोई कांगड़ा पेंटिंग देखता हूँ तो उसमें एक अजीब सी शांति और रोमांस महसूस होता है। वो कौन सी खास तकनीकें हैं?
रंगों का इस्तेमाल या रेखाएं खींचने का तरीका, जो कलाकार ये भाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कांगड़ा शैली की पहचान ही उसकी काव्यात्मक और बहती हुई रेखाओं मतलब लिरिकल लाइंस से है। रेखाएं बहुत पतली, नाजुक और लयबद्ध होती हैं। प्रकृति के दृश्य जैसे घुमावदार पहाड़ियां, घने पेड़, बहती नदियां बहुत खूबसूरती और विस्तार से दिखाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। महिला चेहरों का एक खास प्रकार विकसित हुआ जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। माथे से लेकर नाक की नोक तक एक सीधी रेखा। रंग बहुत नरम और ठंडे होते हैं, जैसे हल्का नीला, गुलाबी, हरा। पूरी पेंटिंग में एक सुकून और रोमांस का एहसास होता है। क्या इसका कोई बेहतरीन उदाहरण है जो इस शैली की आत्मा को मतलब पकड़ता हो? बिल्कुल। भागवत पुराण श्रृंखला की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसमें गोपियां कृष्ण के वियोग में पागल होकर उन्हें जंगल में ढूंढ रही हैं। वे पेड़ों और लताओं से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करके खुद को सांत्वना दे रही हैं। उस एक चित्र में आपको कांगड़ा शैली की हर खूबी मिल जाएगी। प्रकृति का सुंदर चित्रण, कोमल रंग, लयबद्ध रेखाएं और सबसे बढ़कर गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रेम और वियोग की एक कविता है जिसे रंगों में पिरोया गया है। ये पूरी विकास यात्रा वाकई कमाल की है। अब अगर हम इसे समेटें, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरी कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? इस विकास यात्रा को वो अपने नोट्स के लिए कैसे संरक्षित कर सकते हैं? इसे 3 स्पष्ट चरणों में याद रखना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। पहला चरण है बसोहली, यानी नींव। इसके कीवर्ड्स हैं तीव्र और गहरे रंग, मोटी और दमदार रेखाएं और ऊर्जावान अभिव्यक्ति। ठीक है। इसके प्रमुख संरक्षक थे राजा कृपाल पाल और सबसे लोकप्रिय विषय था रसमंजरी। प्रीलिम्स में अक्सर संरक्षक, शैली और विषय को जोड़ने वाले सवाल आते हैं। सही है। तो बसोली नींव हो गई। दूसरा चरण? दूसरा चरण है गुलेर, यानी बदलाव का दौर। ये बसोली और कांगड़ा के बीच का पुल है। यहाँ शैली नर्म, प्राकृतिक और ज्यादा परिष्कृत होने लगती है। इसके मुख्य किरदार हैं कलाकार पंडित सयू और उनके बेटे नैनसुख और मानकू। नैनसुख और मानकू, हाँ जी। नैनसुख को उनके प्रकृतिवाद और मानकू को उनकी काव्यात्मकता के लिए याद रखना चाहिए। ये चरण कैसे का जवाब देता है कि बदलाव आया कैसे। और आखिर में शिखर? हाँ, तीसरा और अंतिम चरण है कांगड़ा, यानी शिखर। ये पहाड़ी चित्रकला का सबसे परिष्कृत रूप है। इसके कीवर्ड्स हैं काव्यात्मक और लयबद्ध रेखाएं, शांत और नरम रंग और गहरी भावनात्मक गहराई। इसका विकास मुगल कलाकारों के आने और स्थानीय गुलेर शैली के संगम से हुआ और इसके सबसे बड़े संरक्षक थे राजा संसार चंद। समझ गया। मेंस परीक्षा के लिए कांगड़ा शैली के विकास में विभिन्न कारकों का विश्लेषण करें जैसा प्रश्न बन सकता है। तब आपको मुगल साम्राज्य का पतन, स्थानीय संरक्षकों की भूमिका और कलाकारों की योगदान, इन सभी बिंदुओं को जोड़ना होगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि कांगड़ा की इस नज़ाकत और परिष्कार के सामने बसोहली की जो एक कच्ची और दमदार ऊर्जा थी, वो कहीं खो गई? क्या कला के इस विकास में कुछ अच्छा खो भी गया? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। कला के इतिहास में इसे अक्सर विकास के रूप में देखा जाता है, लेकिन आपका दृष्टिकोण भी सही है। बसोहली की कला में एक लोक तत्व की ईमानदारी और ताजगी थी। वो सीधी, सपाट और दिल से निकली हुई लगती है। कांगड़ा की कला बहुत ज्यादा दरबारी और परिष्कृत है। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि परिष्कार की इस यात्रा में वो कच्ची बेबाक ऊर्जा कहीं पीछे छूट गई। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ था, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज का बदलना। यूपीएससी में एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए इस तरह की बारीक समझ बहुत काम आती है। हमने सिर्फ एक अध्याय नहीं पढ़ा, बल्कि कला के जन्म, बदलाव और शिखर तक पहुंचने की एक पूरी कहानी को जिया है। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। बसोहली की अपरिष्कृत लोक ऊर्जा से लेकर कांगड़ा के परिष्कृत दरबारी रोमांस तक का एक कलात्मक बदलाव उस दौर के पहाड़ी राज्यों के बदलते सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल के बारे में हमें क्या बताता है? क्या ये सिर्फ कलाकारों की शैली का विकास था, या ये संरक्षकों यानी राजाओं की बदलती पसंद, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उनके निजी जीवन का भी आईना था? इस तरह के और भी विस्तृत विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें आगे भी ऐसा उपयोगी कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram.
Don't forget to like, share, and subscribe.